जम्मू कश्मीर के बारामूला में राजनायकों के दौरे पर भड़के अमर अब्दुल्ला ने विदेशियों को यहां बुलाने की जरूरत नहीं है, उनकी ओर से यह कहा गया। वहीं आपको बताते चले कि अमर अब्दुल्ला ने मतदान प्रक्रिया के लिए 16 देशों के राजनायक जिस तरीके से श्रीनगर पहुंचे, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी कहा कि यहां विदेशी प्रतिनिधिमंडल आया है, समझ नहीं आता कि उन्हें यहां पर किस मकसद से बुलाया गया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। यहाँ फर्स्ट तारीख को इलेक्शन होने हैं। रफियाबाद आने का मकसद तो यही है ना कि मैं अपने उम्मीदवार के साथ यहाँ वोटरों से मिलूं और उनसे गुजारिश करूं कि 1 तारीख को जब वोट पड़ने हैं तो यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद डार साहब को यहाँ से कामयाब करें। अब जहाँ तक आपके दूसरे सवाल के हवाले से आपने किया कि यहाँ जो फॉरेन डेलीगेशन आया है, मैंने अपनी तकरीर के में भी उसके हवाले से बात की। समझ में नहीं आता उनको यहाँ बुलाने का मकसद क्या था, क्योंकि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें दूसरे मुल्कों को दखल नहीं देना चाहिए। अगर दूसरे मुल्कों को दखल नहीं देना चाहिए तो उनको यहाँ लाके इलेक्शन क्या दिखा रहे हो आप। दूसरी बात, यहाँ लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे वोट नहीं डाल रहे हैं। यहाँ लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारा कुछ करने के बावजूद वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, परेशान करने में, सताने में हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन लोगों को यहाँ लाके ये दिखाने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक है। सब ठीक नहीं है। अब इंशाल्लाह 8 अक्टूबर के बाद हम ठीक करना शुरू करेंगे ना। मैंने तो अपनी तकरीर में सारा समझा दिया ना। देखिए, अगर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी अलायंस हुकूमत नहीं बनती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी वाले अपनी हुकूमत बना के यहाँ पे असेंबली के ज़रिए एक ऐसा करारदाद यहाँ से पास करेंगे जिसके तहत ये दुनिया को कहेंगे कि ना 370 हटना जम्मू कश्मीर के लोगों ने कबूल किया है। यहाँ जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ है, जम्मू कश्मीर के लोग उससे खुश हैं। अगर लोग उससे खुश हैं तो चलिए ना, फिर इलेक्शन में जो नतीजे होंगे देखी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चले कि भाजपा नेता शहजाद पुनेवाला ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या बोल गए हैं। उनका कहना है कि झारखंड में जनसांख्यिकीय बदलाव नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। उन्होंने स्वीकार किया है कि बंगाल में जो ममता दीदी और लेफ्ट के द्वारा शासित रहा है वहां जनसांख्यिकीय बदलाव हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडी गठबंधन का एक घटक दल दूसरे घटक दल पर निशाना बना रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोलते बोलते क्या बोल गए। वैसे तो राष्ट्रवादियों को चूहे बोलना, जनता के द्वारा चुने गए लोगों को चूहे बोलना, ये तो एक बात है। वैसे उनको संथल परगना में जो बांग्लादेशी घुसपैठी घुसकर अतिक्रमण करते हैं, कब्जा करते हैं, लैंड कब्जा लेते हैं, जिस पर तो हाईकोर्ट ने बोला है उस पर उनको कुछ नहीं बोलना क्योंकि वोट बैंक का मामला है। और देखिए, बोलते बोलते कहते हैं कि देखिए झारखंड में तो कुछ नहीं हुआ है डेमोग्राफिक चेंज, जो हुआ है वो पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल में सरकारें किसकी रही है? भाजपा की तो सरकार रही नहीं है वहां पर, लेफ्ट, और लेफ्ट के बाद तृणमूल कांग्रेस की। तो स्वीकार लिया है कि बंगाल में जो ममता दीदी द्वारा शासित और लेफ्ट द्वारा शासित रहा है वहां पर तो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। मतलब कि इंडी अलायंस का ही एक घटक दल दूसरे इंडी अलायंस के घटक दल पर निशाना साध रहा है। और यही है, नो मिशन, नो विजन, नो कॉमन पार्ट, ओनली एम्बिशन और अपना अपना कंफ्यूजन, अपना अपना करप्शन। और अब इसीलिए वेस्ट बंगाल पर हमला किया है। अब ये जानबूझकर किया है या गलती से निकला है ये तो वही जाने, पर सच बात तो निकली है कि डेमोग्राफिक चेंज पश्चिम बंगाल में हुआ है। पर सवाल ये है कि झारखंड में भी हो रहा है और इसके ऊपर हाई कोर्ट ने मुहर लगाई है और इस पर बोले। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि हमारा यहाँ एक दिवसीय कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के स्वच्छता अभियान के सपने के आधार पर 2014 में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और इसके 10 साल पूरे हो चुके हैं। हम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं आज इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ।
हमारा एक दिन का प्रोग्राम है, शाम तक रुकेंगे, अलग अलग जगह करेंगे। अभी स्वच्छता पखवाड़िया जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 में आदरणीय पूज्य जो महात्मा गांधी जी का एक सपना था, उनकी जो कल्पना थी स्वच्छ भारत की, उन्होंने देश को गुलामी से मुक्त करने का जितना महत्व समझा था उतना ही स्वच्छता को भी महत्व दिया था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए 2014 से जो काम शुरू किया था, वही काम को आज 2010 साल पूर्ण हुए हैं। उसी का हम 17 सितंबर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के जन्मदिन से महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़िया मना रहे हैं। उसी के आधार पर हमने अभी तक रूरल एरिया में भी 10 लाख से ज़्यादा अलग अलग कार्यक्रम किए हैं। उसी के अनुसंधान में आज मैं यहाँ आया हूँ। सर, आयोग के जो लाभार्थी के साथ भी आज बात करेंगे आप? हम बात करेंगे सर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के द्वारा छात्र संघ चुनावी की बहाली और शिक्षक भर्ती को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। वहीं आपको बताते चले कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल करने और शिक्षकों की भर्ती कराने की मांग को लेकर सपा छात्र संघ के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और जहां पर कलेक्ट्रेट में सपा के सभा जो छात्र हैं उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती की मांग लगातार की जा रही है और इस दौरान समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने सरकार विरोधी नारों से नारेबाजी की और मुख्यमंत्री से नींद से जागकर प्रदेश को संभालने की बात भी उनकी ओर से कही गई। इस प्रदर्शन के दौरान सपा छात्र सभा ने सरकार विरोधी नारे लगाए और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी जो है वो सौंपा गया। समाजिक छात्र सभा पूरे प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी के निर्देश पर प्रदर्शन कर रही है। मामला यह है कि जो सरकार के द्वारा भर्ती निकाली गई थी 69 शिक्षक भर्ती, उन भर्तियों पर सरकार ने जो आरक्षण था वो आरक्षण केवल एक समुदाय को देने का काम किया, जिसको लेकर शिक्षक जो है, जो छात्र नौजवान है, वो उच्च न्यायालय गए। उच्च न्यायालय ने वो जो आदेश था वो कैंसिल कर दिया और ये कह दिया दोबारा से ये आदेश दिया जाए। तो एक तो 69,000 छात्र छात्राओं की भर्ती होना चाहिए। दूसरा ये मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है योगी आदित्यनाथ जी की, वो उन्होंने छात्र संघ चुनाव वो बंद कर दिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए। और तीसरा ये कि वो ये कहते हैं कि प्रदेश में अपराधी बहुत हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो मुख्यमंत्री का पावरों का इस्तेमाल न करते तो प्रदेश के सबसे बड़े गुंडे, माफिया, मैं कहना चाहूँगा उन्हें माफिया गुंडे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते, क्योंकि उनके ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमे थे मुख्यमंत्री के ऊपर कि उन्होंने वो अपने मुख्यमंत्री की पावर आने के बाद उन्होंने वो मुकदमे वापस करवा दिए। तो अगर वो मुख्यमंत्री नहीं होते तो हो सकता था कि कोई और सरकार होती तो उनका भी फर्जी इनकाउंटर कर देती। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सपा छात्र सभा के द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाए और जिसमें तमाम मांगे जो है उनकी ओर से की गई, जिसमें आपको बताते चले कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती की जो बहाली है उसको करने की भी मांग जो है लगातार इन छात्र संघ के द्वारा की जा रही है। आपको बताते चले कि तमाम ऐसे दिक्कतें इन छात्रों के द्वारा बताई गई जिनकी मांग जो है वो पुराने समय से लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक भी इन मांगों को पूरा नहीं किया गया है और जिसके चलते आक्रोशित छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और जिसमें राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन को भी सौंपा गया है। अब खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां पर ओवरटेक करने के चक्कर में तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे बनी दुकान में जा घुसा। आपको बताते चले कि पूरी तरीके से दुकान जो है वो मलबे में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से डंपर में फंसे चालक को गंभीर हालत में बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। मामला भदोकर थाना क्षेत्र के कस्बे का बताया जा रहा है, जहां पर सड़क निर्माण में लगे डंपर ओवरटेक करने के चक्कर में अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे बनी एक दुकान में घुस गया और जिससे दुकान पूरे तरीके से तहस नहस हो गई। घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से डंपर में फंसे चालक को बाहर निकालकर अस्पताल के लिए भर्ती करवाया गया। यहाँ एक्सीडेंट हुआ। कितने समय हुआ? 5, 5:15 के आसपास। किसी तरह का कोई नुकसान?
नुकसान ये हुआ कि सरकारी दुकानें गिर गई हैं, पंचायत आंगनबाड़ी का स्कूल की बाउंड्री और प्ले ब्रेक हो गई है। कितने बजे का हादसा है? 5:15 बजे का हादसा है। किसी तरह का मतलब कोई जो है मतलब अभी ड्राइवर फंसा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। कंपनी कोई भी आदमी फोन नहीं उठा रहे हैं, ना ये तक नहीं बेच पा रहे हैं। गांव के लोग जुटे हैं ड्राइवर की निकालने के लिए। यहाँ तो आपको बताते चले, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया आखिर किन कारणों के चलते जो डंपर है वो अनियंत्रित हुआ और उसके द्वारा इस तरीके से जो दुकानों का नुकसान हुआ है आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा। तो ये तमाम सवाल हैं जो कि खड़े हो रहे हैं। आपको बताते चले कि फिलहाल इसमें पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यही बताया जा रहा है कि डंपर जो है वो ओवरटेक के चक्कर में जो है उसने वह अनियंत्रित हो गया और जिसके कारण वह हाईवे के किनारे पर बनी कई दुकानों में जा घुसा। बिहार के बगहा अनुमंडल अस्पताल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर बीजेपी के द्वारा सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच स्वास्थ्य किट का वितरण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और बगहा सदर विधायक राम सिंह समेत दर्जनों बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उनके जन्मदिन से ही सेवा सप्ताह मना रही है और जिसके तहत बगहा समेत जिले भर में 50,000 से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य भी दिया गया है। लगातार कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहा है और 2 अक्टूबर को समापन हो। स्वच्छता मिशन के तहत समय समय से सफाई का संदेश देना। आप अगर स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ की कामना कर सकते हैं। और आज से आयुष्मान कार्ड का कुछ संशोधन करते हुए बहुत लोगों का नाम छूट गया तो उसमें सुधार करते हुए सबका कार्ड में सुधार हो रहा है, सबको मिल रहा है। आज कहीं कहीं जगह जगह पे डॉक्टर साहब को रख के एक शिविर लगाया जाता है, आम जनता का चेकअप होता है, उसका इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है। तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म उत्सव के रूप में एक सवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। अब खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। भीषण सड़क हादसा तेज रफ्तार 2 डंपरों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत के कारण हुआ, जिसमें कि आपको बताते चले कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तो वहीं 2 को गंभीर हालत में देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मामला गुरुबख्शगंज का बताया जा रहा है, जहां पर थाने क्षेत्र के अंतर्गत अटोरा पुलिस चौकी के सामने का यह पूरा हादसा है, जहां पर ओवरलोड गिट्टी लाद के ले जा रहे डंपर के सामने से आ रहे दूसरे डंपर से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डंपर के परखच्चे उड़ गए। वहीं दोनों गाड़ियों के ड्राइवर व कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों डंपर में फंसे सभी 4 लोगों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां 2 लोगों के हालात बेहद ही गंभीर होने के चलते उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। दूसरी गाड़ी वाले तो प्रशासन मौके पे आया था। तुरंत आ गया था। ये इसमें कितने लोग थे? 2 लोग। और उस वाली गाड़ी में 2 लोग थे। तो जो जख्मी हुआ है वो कहाँ पे है इस समय? एम्बुलेंस ले गई अस्पताल। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से ही है, जहां पर ताबड़तोड़ चोरियों के चलते जो है एक बार फिर से लगातार चोरियों से पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। बेखौफ चोर जो है वो घर में घुसकर अलमारी व बक्से का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात व नकदी समेत लाखों का माल पर हाथ साफ कर दिया। आपको बताते चले कि मामला डलमाऊ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बनापार गांव का बताया जा रहा है, जहां पर बीती रात बेखौफ चोरों ने घर में घुसकर अलमारी और बक्से का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात के साथ साथ 20,000 नकदी समेत लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। सुबह जागने पर पीड़ित को घटना की जानकारी मिली और जिसके बाद पीड़ित के मुताबिक लगभग 5 लाख रुपए
कि जो अधिक सामान गायब हुआ है उसकी सूचना पुलिस को दी गई। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लगातार दिन दिहाड़े चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले इसी क्रम में आज भी एक चोरी का मामला सामने आया है। और जिस तरीके से लगातार क्षेत्र में चोरियां बढ़ रही हैं, इससे प्रशासन पर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आपको बताते चले इस तरीके की चोरी की घटनाएं पुलिस की रात्रि गश्त पर भी कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है। आपको बताते चले मामले में घर की अलमारी समेत सोने चांदी के जेवरातों के साथ साथ नकदी पर हाथ साफ किया गया है। और जिसमें आपको बताते चले कि इसमें पीड़ित के द्वारा जानकारी दी गई है कि ये जो मामला है, जो घटना है वो रात के समय हुई और जिसमें सुबह के समय पीड़ित को पता चला कि उसके घर में चोरी हो गई है। और जिसके बाद उसके द्वारा पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई और मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और जिसके बाद मामले को दर्ज करते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कब तक लगातार ये चोरी के मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, कब तक इस तरीके से पीड़ित जो है वो ग्रस्त होते रहेंगे और आखिर कब ये चोर पुलिस के हाथ लगेंगे। नकदी भी ले गए और ज्वेलरी भी ले गए। कितने लोगों की ज्वेलरी थी? अम्मा की थी और भाभी की थी और छोटी बहन की भी थी कुछ। नकदी कितना ले गए? नकदी तो ज़्यादा नहीं था सर, 20,000 के करीब था और ज्वेलरी थी। पुलिस को सूचना दी? हाँ सर। आई थी मौके पर? हाँ आई थी, 4 बजे के करीब पुलिस आई थी मॉर्निंग में। बिहार के नालंदा में दीपनगर जेल में सजा काट रहे 20 वर्षीय विचाराधीन कैदी की मंगलवार को पावापुरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बताते चले कि मृतक कैदी के परिजनों ने मौत को संदिग्ध मानते हुए जेल प्रशासन के साथ साथ डॉक्टरों पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। कैदी के परिजनों का कहना है कि जेल में विजय के साथ कोई अप्रिय घटना हुई और जिस कारण उसकी मौत हो गई है और इस बात को जेल प्रशासन छिपा रहा है। हरनौत थाना क्षेत्र के रूपसपुर के गांव के निवासी मृतक कैदी विजय कुमार के पिता कन्हैया राम ने बताया कि उसके बेटे के साथ जेल के भीतर मारपीट की घटना हुई है और जिसके कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कहा जा रहा है कि उसके बेटे को जेल प्रशासन के लोग मारपीट किया करते थे और उन्होंने बताया कि उसका बेटा हत्या मामले में 3 महीने पहले कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया गया था और उसके बाद वह जेल में बंद था और अचानक से उसकी तबीयत खराब होने की सूचना मिली और जिस पर जेल प्रबंधन की ओर से उनको ये जानकारी दी गई थी और जिसके बाद 22 तारीख को उसे जेल के लिए बिहार शरीफ अस्पताल भेजा गया और जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया और जिसके बाद उसका इलाज पावापुरी में चल रहा था कि अचानक से 24 घंटे के भीतर उनके बेटे के जबरन जो है उसे स्वस्थ बताकर यहां से उसका नाम काट दिया गया और जिसके बाद पिता ने आगे यह भी जानकारी दी कि वे लोग डॉक्टर समेत प्रशासन के लोगों से बार बार गुहार लगाते रहे कि उनका बेटा अभी अस्वस्थ है और चलने फिरने में के लायक भी नहीं है। पीड़ित का इलाज होने के बाद उसे जेल ले जाया जाए। पिता ने बताया कि उसकी इस बात को डॉक्टरों ने नकार दिया और उसे जबरन प्रशासन के साथ जेल भेज दिया गया। मर्डर केस में जेल में था सर, जेल में जाकर करके इसको सिलेंडर कोर्ट में सिलेंडर करवाए। उसके बाद यहाँ 3 महीना पहले से आपको जेल में है और जेल में रहते हुए इसका जेल में मर्डर हो गया। किस पे आपका आरोप लग रहा है? आरोप प्रशासन, जेल प्रशासन पर होगा सर। क्या लगता है आपको? और जेल प्रशासन किया। क्या लगता है कैसे इसका मृत्यु हुआ है? इसको बड़ी मार से हुआ है, जेलर बड़ी मारा है और मार से इसका मृत्यु हुआ है। आप लोग को कैसे पता चला कि इसका? हम लोग आपको जेलर फोन इसका माँ को किया, हम लोग साथ आए तो देखते हैं डेड बॉडी है। ये मर्डर केस में जेल में था सर, जेल में जाकर करके इसको सिलेंडर कोर्ट में सिलेंडर करवाए। उसके बाद यहाँ 3 महीना पहले से आपको जेल में है और जेल में रहते
बिहार के भागलपुर पुलिस पूर्वी प्रक्षेत्र स्तर पर बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए भागलपुर पुलिस लाइन में एक वार्षिक महोत्सव का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और जहां पर भागलपुर डीआईजी पूर्वी प्रक्षेत्र स्तर पर बेहतर कार्य करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को भागलपुर पुलिस लाइन में भागलपुर रेंज के डीआईजी विवेकानंद के द्वारा प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया गया और इसको लेकर भागलपुर रेंज के डीआईजी विवेकानंद ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया गया है। खासकर पिछले वर्ष हुए कुख्यात मोहन ठाकुर उर्फ मोहना ठाकुर की गिरफ्तारी के साथ साथ नशे के खिलाफ जो पुलिसकर्मियों ने बेहतर कार्य किए थे उन्हें प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया गया है। रेंज के वो पदाधिकारी जिन्होंने बेहतरीन काम किया था पिछले वर्ष, तो उनको पुरस्कृत करने के लिए, उनको रिकग्नाइज करने के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें से मुख्य रूप से दो काम जो हैं उल्लेखनीय हैं। एक तो मोहन ठाकुर की गिरफ्तारी से संबंधित है और दूसरा नशे के कारोबार को ध्वस्त करने में जो बड़ी कार्रवाई हुई और करोड़ों की अवैध नशीली वस्तुएं बरामद हुई, वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था और इससे इस पूरे कारोबार के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया और बड़े स्तर पर इसकी प्रशंसा भी हुई है। राज्य स्तर पर इन सभी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है और उसी क्रम में आज यह सम्मान समारोह उन पुलिसकर्मियों के लिए आयोजित किया गया। बिहार के मुजफ्फर जिले में समाहरणालय सभागार में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आपदा से मृत व्यक्तियों के आश्रितों के बीच अनुग्रह अनुदान राशि का वितरण जिलाधिकारी सुभद्र कुमार सेना के द्वारा किया गया और जिसमें कि आपको बताते चले कि इस अवसर पर विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में के दौरान आपदा से मृत व्यक्तियों के बीच लगभग 80 आश्रितों को 3 करोड़ रुपए से अधिक का अनुग्रह अनुदान राशि का चेक दिया गया। जिलाधिकारी सुभद्र कुमार सेन ने बताया कि लंबी समीक्षा के बाद यह पाया गया है कि कई मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा था और इसे ध्यान में रखते हुए मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री योजना के तहत आपदा से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह अनुदान की राशि दी गई थी, लेकिन प्रक्रिया में देरी हो रही थी। समीक्षा के बाद यह सुनिश्चित किया गया कि आश्रितों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। हम लोगों ने जब समीक्षा किया अंचल के जो आंकड़ा है और अंचल का और जो रिकॉर्ड्स है उनका मिलान करने पर हम लोगों ने ये पाया कि कई ऐसे मामले जिनमें मृतक या तो किसी प्राकृतिक आपदा में या गैर प्राकृतिक आपदा में जो आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमान्य है, उन मामलों में अभी तक राहत का जो भुगतान होता है, जो अनुग्रह अनुदान का भुगतान होता है, वो परिवार के निकटतम स्वजन की स्वीकृति दिलवाई, विभाग से राशि की प्राप्त की और राशि प्राप्त करने के बाद आज 3 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान हम लोग जो मृतक हैं उनके आश्रितों को आज कर रहे हैं। 80 से ज़्यादा इसमें परिवार के निकटतम स्वजन को 4-4 लाख रुपए की जो राशि की माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उससे संबंधित हस्तांतरण जो आईडी बना करके ट्रेजरी के माध्यम से किया जाता है वो ऑलरेडी किया जा चुका है। 1-2 मामले में चेक भी दिया गया है। ये तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।